सास का घूंघट पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने देखा कि दिव्या अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करती है। उसकी वजह से उसके ससुराल वाले उस पर बहुत अत्याचार करने लगे। एक दिन दिव्या ने गगन से कहा, गगन, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। तुम मुझे आज ही मेरे घर शहर भेज दो। मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। क्यों दिव्या, तुम शहर क्यों जाना चाहती हो? यहाँ तुम्हें किस बात की परेशानी है? किस बात की परेशानी नहीं है गगन। तुम्हारे घर के आदमी औरतों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। देखो दिव्या, तुम्हें यही रहना होगा। मेरी शादी तुमसे हो गई है और अब मैं तुम्हारा पति हूँ और यही तुम्हारा घर है। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? जब तुम्हारे पिताजी और चाचा जी एक एक हफ्ते के लिए मुझे कमरे में बंद कर देते हैं, तब तुम्हें याद नहीं आता कि जो औरत कमरे में बंद है वो तुम्हारी बीवी है। जब तुम्हारे जीजाजी और भाई मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते, तब तुम्हें याद नहीं आता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। देखो दिव्या, तुम बेकारी बात का पतंगड़ बना रही हो। तुम यहाँ ढंग से रहोगी, सबकी बात मानोगी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस तरह जानवरों की तरह रहना ढंग से रहना है तो सॉरी गगन, मैं नहीं यहाँ रह सकती। आज ही अपने घर जाऊंगी मैं। ये बोलकर दिव्या अपना सामान पैक कर लेती है और घर से जाने लगती है। गगन भी उसके पीछे पीछे चलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जब ये सब ससुर ने देखा तो वो बोल पड़ा, बहू, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? गगन, बताओ अपने पिताजी को कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे शर्म नहीं आती अपने पति का नाम लेते हुए? मैं अपने पति का नाम ले रही हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी है? आपका नाम तो नहीं ले रही हूँ ना। दिव्या, ये किस तरह से बात कर रही हो पिताजी से? जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से कर रही हूँ बात। इससे अच्छी तरह से तुम्हारे घर के किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकती मैं। तीनों की बात सुनकर घर के बाकी सभी लोग वहां आ जाते। तभी ससुर कहते हैं, हमारे घर की औरतें मर्दों का नाम नहीं लेती। तुम्हारे शहर में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बहू, गगन तुम्हारा पति है, तुम उसका नाम मत लिया करो। तुम अपने पति का नाम लेने की जगह ए जी, ओ जी, सुनो जी कहा करो। पति ना परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर का तो हम नाम लेते हैं। क्यों माँ जी, आप अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेती? माँ जी, ये सब इन पुरुषों के बनाए तौर तरीके हैं औरतों को दबाने के लिए। ये बेशरम लड़की ऐसे नहीं सुधरेगी। ये हमारे घर की औरतों को भड़का रही है। गगन, तुम इसे चुप कराओ या फिर मैं करूं? नहीं पिताजी, मैं अभी समझाता हूँ। चलो दिव्या, अंदर। और कितना तमाशा बनाओगी मेरा? गगन, मैं अंदर नहीं, बाहर जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। दिव्या की बात सुनकर चाचा ससुर कहता है, भाई साहब, ये लड़की इस घर से और गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारे गांव और घर की औरतों को भी ऐसी हरकतें करेगी। वो भी मर्दों के खिलाफ बगावत करेगी। और मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस घर से बाहर जाने से कौन रोक सकता है। बहू, इनसे बहस ना कर, कोई फायदा नहीं। तुम अंदर चलो। इस गांव के मर्दों के अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है। दिव्या किसी की बात नहीं सुनती और अपना सामान उठाकर घर से बाहर जाने लगती। तभी वहां जीजाजी और बड़ा भाई आते हैं। जीजाजी दिव्या के हाथ से उसका बैग छीन लेते हैं और बड़ा भाई दिव्या को जोरदार थप्पड़ मारता है। दिव्या का सर दीवार में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। दिव्या, तुम ठीक तो हो? भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? गगन, तुम जल्दी से दिव्या भाभी को अंदर ले जाओ। मैं अभी वेद जी को लेके आती हूँ। ननन जल्दी से वेद जी को लेकर आती है। वेद जी दिव्या की जांच करते हैं और कहते हैं, मुबारक है आपको सबको। आपको बधाई हो, बहू माँ बनने वाली है। अभी के लिए मैं दवाई दे देता हूँ। आगे के इलाज के लिए आपको दाई माँ को बुलाना होगा। ये बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दिव्या को जब होश आता है तब उसे ये बात पता चलती है और वो भी बहुत खुश होती है। सबसे कहती है, मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं रख सकती। क्यों बहू, क्या हुआ? अब तुम ये सब बातें मत सोचो, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं माँ जी, आप नहीं समझ रही। अगर मेरा बेटा हुआ तो इस घर के मर्दों की तरह अहंकारी और औरतों पर जुल्म करने वाला बनेगा।
और अगर मेरी बेटी हुई तो जानवरों की तरह जुल्म सहने वाली बनेगी और दोनों ही अड़मड़ रहेंगे। दिव्या की बातें सुनकर घर की औरतों को पहली बार एहसास हुआ कि वो किस अंधकार वाले समाज में जी रही है, लेकिन फिर भी घर की सारी औरतें उसे समझाती है। बहू, देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम इस हालत में सफ़र नहीं कर सकती। हाँ बहू, तुम यही रहो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। देखो ना दिव्या भाभी, हमें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अपना नाम भी नहीं लिख पाते, तो आप मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए ना। दिव्या, तुम्हारी बातें सुनकर पहली बार हमें एहसास हुआ कि कैसे माहौल में हम जी रहे हैं। तुमने हमारे अंदर उम्मीद की नई रोशनी पैदा की है। यहाँ से मत जाओ तुम। दिव्या ने घर की औरतों की बातें सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसने गांव में ही रहने का फैसला किया। वो अपने घर की औरतों को रोज पढ़ाती, उन्हें अपने अधिकारों, देश के बारे में बताती। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जिठानी ने गगन से कहा, गगन, दिव्या की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से दाई अम्मा को बुला लाओ ना। भाभी, दाई अम्मा क्या करेगी? आप किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। दिव्या, गांव के लोग डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते। दाई अम्मा बरसों से ये काम कर रही है, वो तुम्हें ठीक कर देगी। गगन, तुम्हारे घर वाले अनपढ़ है, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, देख नहीं रहे हो मेरी हालत क्या हो रही है। तभी तो बोल रहा हूँ, समय बर्बाद मत करो, मैं अभी आता हूँ। गगन दाई अम्मा को बुला के ले आता है। दाई अम्मा घरेलू नुस्खों से दिव्या का इलाज तो कर देती है। कुछ समय के लिए उसकी हालत में सुधार आ जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। फिर दिव्या गगन से कहती है, गगन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे हो। मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है। दाई अम्मा कर रही है ना तुम्हारा इलाज। लेकिन दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर देखो, तुम मुझे नहीं लेके गए ना तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगले दिन दिव्या की तबीयत दोबारा बिगड़ जाती है और दाई अम्मा के किसी भी नुस्खे से वो ठीक नहीं हो रही थी। दिव्या ने सारी हिम्मत जुटाई और वो अकेली डॉक्टर के पास जाने लगी। उसे देखकर उसके जेठ कहता है, बहू, इस हालत में कहाँ जा रही हो? आप लोगों के भरोसे रही ना तो आप लोग मुझे मार ही डालोगे। डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है, पर हमारे घर की औरतें मर्दों से इलाज नहीं कराती। हे भगवान, इन जाहिल लोगों को मैं कैसे समझाऊं? डॉक्टर औरतें भी होती है। बहू, तू हमें पागल मत बना। हमने तो कभी कोई महिला डॉक्टर नहीं देखी। तू झूठ बोलकर निकलना चाहती है ना? इस गांव की सरहद से आप लोग कभी बाहर नहीं गए ना, इसलिए आप लोगों को नहीं पता कि महिलाएं डॉक्टर के अलावा क्या क्या है। ए लड़की, तुझे से तमीज से बात कर रहे हैं तो तू हवा मत में उड़। बोला ना एक बार, चल अंदर जा। चाचा जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी। मेरा इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ये बोलकर दिव्या घर से निकल रही थी कि तभी ससुर ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से दिव्या के पेट पर जोर से चोट लग गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर घर की सारी औरतें दिव्या को संभालने लगी। दिव्या, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। दिव्या भाभी, आप ठीक हो ना? माँ कुछ करिए ना, भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, कुछ तो करिए, बहू को कुछ ना हो जाए। उधर ससुर मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा देते और कहता है, आज के बाद इस घर से कोई भी औरत बाहर नहीं निकलेगी। दिव्या का बच्चा भी इसी घर में होगा, ये जिंदा रहे या मर जाए। ससुर की बात सुनकर सभी औरतें बाहर आती है। जब सास को इस बात का एहसास होता है कि उसका पति दिव्या को डॉक्टर के पास किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा, तब सास पहली बार अपना घूंघट उठाकर तेज आवाज में कहती है, मैं भी देखती हूँ दिव्या को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोक सकता है। आज दिव्या डॉक्टर के पास जरूर जाके रहेगी। दिव्या की सास का घूंघट आखिरकार उतर ही गया। घर के लोगों ने पहली बार उसका ये रूप देखा और उसकी तेज आवाज पहली बार सुनी थी। क्या सास अपनी बहू की जान बचा पाएगी या ससुर अपनी पत्नी की भी आवाज़ को दबा देगा? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि घर की औरतों को आगे क्या कदम उठाना चाहिए।